अरे क्यों परेशान होते हो, आपकी फिजिक्स कोर मैम है ना आपके साथ। तो आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी बता दी हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बता दी, थ्योरी भी बता दिया कहां से पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बता दिया। तो अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस ग्राफिकल पोर्शन के साथ जूझते हैं, बिकॉज जब 10th से हम 11th में आते हैं तो कुछ बेसिक ग्राफ्स की नॉलेज हमको आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व कैसे बनता है, ऐसे डिफरेंट वेराइटी ऑफ ग्राफ्स होते हैं बेटा। अगर आपको बेसिक ग्राफ्स पता है तो आप थॉरली पूरी क्लास 12th के जो मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, एंड तक जरूर से बने रहना। उसको जानने के लिए आप अगर बेसिक ग्राफ्स को पढ़ लेंगे एक बार तो आपको बहुत इजीली पूरे के पूरे सिलेबस के ग्राफ्स एकदम सीसी यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब शुरू करते हैं यार। देखो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, अगर उनको स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो फॉर श्योर बेटा आपका जो ड्रीम स्कोर है दैट इज 65 प्लस आउट ऑफ 70 आप उसको अचीव कर पाओगे। सो हर एक मार्क्स को पक्का करते चलो। और उसमें जो ग्राफिकल पार्ट है, चाहे हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ग्राफ्स की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में कूलम्स लॉ वाले ग्राफ की बात करें जो 2024 के पेपर में पूछा गया था, चाहे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के रिलेटेड अगर ग्राफ्स की बात करें, या फिर हम बात करें एटम्स चैप्टर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के ग्राफ की, तो बेटा ये जितने भी ग्राफ्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद नो मोर डिलेस। रेडी हो ना यार? फटाफट से एक बार रेड हार्ट जरूर से छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ग्राफ्स के साथ स्टार्ट होते हैं बेटा। तो जनरल बिहेवियर ग्राफ्स का किस तरीके का रहता है, लेट्स सपोज अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं विच आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। जैसे जैसे बी क्वांटिटी बढ़ेगी यानी कि बी इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे जैसे बी बढ़ेगा ए उसके साथ इंक्रीज करेगा। सो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है जो कि कांस्टेंट रेट कर्व भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, बेटा जैसे जैसे बी क्वांटिटी बढ़ रही है ए बेचारी उसके कारण डिक्रीज हो रही है। सो दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ द कर्व जहां पर आपका क्वांटिटी बी विच इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज इंक्रीजिंग, तो बेटा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिक्रीज करेगा। आगे आ जाइए, इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर। अब इस तरीके का कर्व आपको आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप अगर कूलम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ऐसे आपने बहुत सारे कर्व्स देखे होंगे जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो बेटा उसमें आपका इस तरीके का कर्व बनता है जिसमें बी क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है ए क्वांटिटी डिक्रीज करती है। अब अगर इंक्रीजिंग कर्व की बात करें, अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है उसके कारण आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होने लगे, यानी कि बी के साथ साथ अगर ए भी इंक्रीज कर रहा है तो आपको इस तरीके का नेचर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप आते हैं बेटा इस टाइप के कर्व की बात करें हम, जिसमें आपकी क्वांटिटी बी जितनी मर्जी बढ़ती चली जाए ए वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर आप करंट को प्लॉट कर रहे हैं विद टाइम और आपका करंट कैसा है, डीसी करंट है, तो बेटा डीसी करंट टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो आपको कुछ इस तरीके का नेचर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है बट आफ्टर सम टाइम, यानी कि अगर आप चले जाएं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले वो वाले चैप्टर में, तो आप वहां पर देखते हो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो है बट एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। सो इस तरीके का जब लिमिटेशन रहता है तो बेटा आपका जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। देयर इज बेसिकली सम वैल्यू जहां से बेटा आपका जो कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बेटा डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो कर्व है आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अगर फोर्स को हम आर स्क्वायर के साथ प्लॉट करते तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है बिटवीन द टू चार्जेस, आपके फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यू नो दिस थिंग।
अब बेटा जी अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पे आपका जो कर्व है वो फोर्स वर्सेस 1/r² का प्लॉट है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो बेटा y एक्सिस पर फोर्स प्लॉट है, x एक्सिस पर 1/r² प्लॉट है, एंड बेटा जी आपका स्लोप क्या आ जाएगा इस केस में, k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2। अब इसके ऊपर डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया था 2024 के पेपर में, याद रखिएगा। अब बेटा एक और चीज याद रखिएगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, जो रिपल्सिव होता है वो पॉजिटिव होता है। सो अकॉर्डिंगली बेटा आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है, आप देख सकते हो इस कर्व में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर फोर्स नेगेटिव है तो वो हम अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो वो हम रिपल्सिव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, तो यू नो दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा जी, आर का स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। यानी कि आप किसी पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो बेटा उस पॉइंट चार्ज का दबदबा कम होता चला जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल की अगर हम बात करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब नेचर वैसा ही है बेटा, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसके केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। आप एक्सियल पॉइंट की बात करो, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करो, फॉर द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल आपको पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब ही रहता है। बट इसमें जो जानने वाली चीज है वो ये है दैट पॉइंट चार्ज के केस में जिस टेंडेंसी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर रहा है आर की वैल्यू बढ़ने पर, डायपोल के केस में उससे ज्यादा तेजी से फॉल करेगा। तो डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा गिरा हुआ है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड अ डायपोल। सो इसमें आप देख सकते हो बेटा जी ड्यू टू अ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा गिरा हुआ है एज कंपैरेटिव टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट अब इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हो गॉस लॉ के बारे में तो उसके बाद उसके कनेक्टिंग एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो पहली एप्लीकेशन अगर हम बात करें फॉर अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप किसी भी इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी वाली लॉन्ग वायर से दूर जाते जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉर द केस ऑफ सॉलिड एंड हॉलो, सॉलिड और हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा। अब जब अंदर से खाली होता है स्फीयर, खोखला होता है, हॉलो है, कंडक्टिंग है, चार्जेस बैठे हैं सरफेस पर, तो बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। गॉसियन सरफेस बनाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता था ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। सरफेस पर मैक्सिमम होगा, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। बट वहीं पर अगर नॉन कंडक्टिंग का केस आ जाएगा तो नॉन कंडक्टिंग के केस में इनसाइड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है बेटा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। सो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। फिर आता है फॉर टू सिमिलर चार्जेस बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं ई वर्सेस आर आपको प्लॉट करना है, तो बेटा आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। अब लेट सपोज अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेती हूं यहां पर, लेट अस सपोज मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया इनके सेंटर पर Q0, बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, हमने पढ़ रखा है। तो बेटा अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर आप कोई चार्ज रखते हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। ठीक है, कितनी आती है, जीरो आती है। अब जैसे जैसे आप इस चार्ज से बाहर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होती जाएगी, आपके पास रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, यहां पर भी आप चेकआउट करेंगे तो इट विल बी रिड्यूसिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं उस केस में बेटा आपके पास पैटर्न कैसा बनता है। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, यहां पे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लॉट कर दो। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है जी, तो इस केस में आपके पास चलता है
इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। यानी कि आपके पास बीच में यू शेप कर्व बनता है, बीच में यू शेप कर्व बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव में बेटा जी एक बंधन बंध रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक यू शेप कर्व बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है सेंटर में बिटवीन द टू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो फर्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल में से बात करो, ऑफ कोर्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा गिरी रहती है, पोटेंशियल कम गिरा रहता है फॉर द केस ऑफ द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट अगर ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें और स्फेरिकल शेल की बात करें, बेटा जी अंदर पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट रहता है, जो वैल्यू आपके पास इनसाइड होती है वही आपके पास सरफेस पर होती है, बाहर जाती जाती बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, बाहर जाती जाती इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नॉन कंडक्टिंग के केस में कहानी डिफरेंट है, नॉन कंडक्टिंग वाले के केस में कहानी डिफरेंट है बेटा, उधर इनसाइड पर पोटेंशियल आपकी सरफेस जितनी नहीं रहती, यहां पर जितनी आपके पास सेंटर पर पोटेंशियल होती है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 1.5 गुना ज्यादा ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। जितनी सरफेस पर वैल्यू है दैट इज के क्यू बटा आर, उससे 1.5 गुना ज्यादा है कहां पर बेटा जी सेंटर पर, यानी कि सेंटर पर वैल्यू 1.5 गुना ज्यादा है, जहां हम सरफेस पर आ रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, और बेटा बाहर जाते जाते तो फिर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो अंदर क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास, इनसाइड क्या फॉर्मूला रहता है बेटा आपके पास, इनसाइड फॉर्मूला रहता है आपके पास दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय 2r ब्रैकेट में 3 माइनस ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, ठीक है जी। देन चार्ज वर्सेस कैपेसिटेंस, बेटा जी आप Q इज इक्वल्स टू CV कर्व तो जानते ही हैं, तो चार्ज जितना मर्जी बढ़ता रहे कैपेसिटेंस को कोई फर्क पड़ता ही कहां है यार, कैपेसिटेंस तो इंडिपेंडेंट होता था ना चार्ज के, तो जैसे जैसे Q बढ़ रहा है C इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दैट, C आपका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, C कांस्टेंट ही रहता है। देन कैपेसिटेंस वर्सेस एरिया, अब C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D था फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, बेटा जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कैपेसिटेंस वर्सेस डिस्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ड्रॉप होती जाती है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। देन कैपेसिटेंस वर्सेस R की अगर बात करें फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बेटा जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। देन पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, लेबलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो माइनस ऑफ dv बाय dr होता है, यानी कि आपको पता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन में कभी भी पोटेंशियल बढ़ता नहीं था, कम होता था, यू नो दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बटा dr। यानी कि कैन आई से दैट अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स का कर्व प्लॉट कर रही हूं, यानी कि वाई एक्सिस पर आप पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हो, एक्स एक्सिस पर आप डिस्टेंस ले रहे हो इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है आपकी पोटेंशियल का ये कुछ कर्व ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस, ये पिंक वाला कर्व, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे और इतने पोर्शन में देखोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बोल रहा है, क्यों 0 बोल रहा है, बिकॉज यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आया, बिकॉज पोटेंशियल कांस्टेंट था एंड डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0, सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 है, ठीक है। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, शाबाश फटाफट से बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग टू बी पॉजिटिव एंड हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग टू बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जा रही हूं, आपको ओवरऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बेटा बताती जा रही हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को ओवरव्यू देखते चलिए, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सेशन प्लान कर लेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करें #PPP आर्मी के साथ, मैम वी वांट अ ग्राफिकल सेशन क्वेश्चन सेशन, सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, बट बाय द टाइम कीप वॉचिंग, वॉच टिल द एंड। बेटा सेशन को वीडियो को शेयर जरूर से करा करो ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोल्टेज वर्सेस करंट की,
तो बेटा आपने बचपन से ही ये चीज पढ़ रखी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी वो बचपन की कहानी ही थी जब वो ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ते थे। ओम्स लॉ में क्या होता था, बोलो 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 बोलो, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। आर क्या रहता था, रेजिस्टेंस रहता था। तो V और I को प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप आपको क्या बताती है, रेजिस्टेंस के बारे में बताती है। ठीक है बेटा, जिसकी जितनी ज्यादा स्लोप उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर करंट वर्सेस वोल्टेज है तो स्लोप आपको कंडक्टेंस की वैल्यू देता है। तो देख लेना y एक्सिस और x एक्सिस पर क्या प्लॉटेड है, अकॉर्डिंगली बेटा मूव करना। देन नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स की बात करें तो नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनमें रेजिस्टेंस लगातार बेटा बदलती जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व आ जाता है, आपको पूछे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, तो बेटा आप यहां पर देख सकते हो स्लोप इज बिकमिंग बेसिकली क्या है, नेगेटिव जा रहा स्लोप। तो दैट मींस दैट आपका रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस नेगेटिव बोल रहे हैं दैट मींस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो हमने थीटा बनाया है, थीटा इज अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है तो उस टाइम पर बेटा थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। देन टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व, बेटा आपको इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। एक होता है कंडक्टर, फिर आता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, देन आपके पास आ जाता है अलॉय। बेटा कंडक्टर को हमेशा टेम्परेचर बढ़ने का घाटा होता है, उसके केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है। बट सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रोलाइट में बेटा फायदा होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ जाता है तो आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू ड्रॉप होती है। वहीं पर अगर आप बात करें अलॉयज के केस में, तो अलॉयज के केस में नॉर्मली बेटा आप अगर लेकर चलते हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के बदलने से, ऑलमोस्ट नियर अबाउट बेटा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी प्रेफर अलॉयज। अलॉयज आर मैन मेड, ठीक है, वो नेचुरली नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ को प्लॉट कर रहे हैं तो बेटा आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ती जाए, ईएमएफ की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। ईएमएफ बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता था जो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस आता है जब सेल ओपन सर्किट में है, यानी कि करंट इज नॉट फ्लोइंग। अब अगर आप V वर्सेस R को प्लॉट करते हो, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हो, तो बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के इक्वल ही ले सकता है, ईएमएफ से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए उस टाइम पर बेटा आपकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाती है। अगर V वर्सेस I को प्लॉट करोगे, स्लोप बेटा माइनस ऑफ R आता है, यहां पर स्लोप नेगेटिव होता है, स्मॉल r इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बेटा आपके पास जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, तो बेटा आप ये चीज देखते हैं कि जब सेंटर की बात कर रही हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहती है। जैसे ही हम सेंटर से दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो बेटा आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम इनफ्लेक्शन पॉइंट्स भी बोलते हैं। इनफ्लेक्शन, नॉट इन्फेक्शन, ठीक है, इनफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। माइनस ऑफ r/2 एंड प्लस ऑफ r/2, जहां से शेप ऑफ द कर्व चेंज होना स्टार्ट होता है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा फिर ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो नियर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहती है। अगर हम बात करें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पर x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बेसिकली रेडियस डिवाइडेड बाय 2, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों साइड ये वैल्यूज रहती हैं। इस तरीके का कर्व बनता है। ठीक है, उल्टा यू बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर ऑफ रेडियस ए की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। इसके ऊपर बेस्ड जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसके ऊपर बेस्ड ग्राफ भी आ सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा यहां से। एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, तो अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहती है बेटा। आउटसाइड आते आते आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है। अब अगर हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के कर्व की अगर आप बात करो, डायामैग्नेटिक के लिए बेटा जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है ससेप्टिबिलिटी। आपके पास ऐसा समझ के चलो कि ससेप्टिबिलिटी जब नेगेटिव दिया हुआ है ना तो क्लिक हो जाना चाहिए, दैट इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, यस यू आर डायामैग्नेटिक, ऐसा याद होना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज हैविंग द सेम कांस्टेंट वैल्यू बट इट इज नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक के लिए आप देख सकते हो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। फेरोमैग्नेटिक के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ही है, बट ध्यान से देखो बेटा इसका कर्व कैसे स्टार्ट हो रहा है और इसका कर्व कैसे स्टार्ट हो रहा है। यहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इज बेसिकली द क्यूरी टेम्परेचर, जिसके बाद जब
जब टेम्परेचर एक हद तक बढ़ जाता है ना, तो टेम्परेचर एक्चुअली रेंडमनेस लेकर आता है। रेंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी तो बेटा आपका जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बेटा तो अगर आप डायमैग्नेटिक के लिए आई वर्सेस एच प्लॉट करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन तो देखने को मिलती है, डायपोल्स मैग्नेटाइज होते हैं, अलाइन होते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसलिए मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव देखने को मिलती है। अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ मैग्नेटाइजेशन को प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में बेटा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव भी और लीनियरली वैली करता है। फेरोमैग्नेटिक बेटा हाथ से निकल गया, नॉन लीनियर कर्व शो करता है। ठीक है, हाथ से निकल चुका है, इसको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ठीक है भाई मुझे तो एच की भी जरूरत नहीं, मुझे सोर्स की भी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, सो ये नॉन लीनियर नेचर शो करने लगता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, सेल्फ इंडक्शन में बेटा अगर आप सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट को आई के वर्सेस प्लॉट करते हो तो आपके पास ये कैसा कर्व है, कांस्टेंट टाइप कर्व है, ये बढ़ते जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा जी, एल कांस्टेंट रहेगा। एल जो रहता है सेल्फ इंडक्टेंस, ना तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है ना ही वो करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो वो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए के बराबर आया था, यानी कि जैसे जैसे आप एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते जाते हैं आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक एनर्जी वर्सेस करंट की अगर आप बात करो तो मैग्नेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ एल आई का स्क्वायर। तो बेटा जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते चलोगे आपके पास यू की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती चलेगी। ठीक है, इंक्रीज होती चलेगी। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज और करंट वर्सेस टाइम फॉर अ प्योर रेजिस्टर सर्किट। बेटा प्योर रेजिस्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट होते हैं दोस्त यार। ठीक है, एकदम बिल्कुल इनमें जो फेज डिफरेंस रहता है वो शून्य के बराबर रहता है, साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू, साथ साथ जीरो वैल्यू, साथ साथ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ता दीन दुनिया से यार, ये दोस्त हैं ये दोस्त ही रहेंगे। वो कुछ पक्के वाले दोस्त होते हैं ना, दोस्ती यारी उनकी पक्की होती है, जितना मर्जी कुछ हो जाए उनकी दोस्ती यारी नहीं टूटती है। तो ये वही केस है। ठीक है, ये वही केस है। जब हम बात कर रहे हैं फॉर द इंडक्टर सर्किट, तो आप इंडक्टर सर्किट में देख सकते हैं जो करंट है बेचारा वो पिछड़ रहा है कितने से, 90 डिग्री के एंगल से। सो बेटा ये अब मैं बना भी दूंगी तो फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है वहां पे ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा बना बना के, तभी तुम इसको सीख पाओगे। करंट यहाँ पे लैग करता है इंडक्टर सर्किट के केस में, कैपेसिटर सर्किट के केस में बेटा करंट लीड करता है 90 डिग्री से और वोल्टेज पिछड़ जाती है। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस आप यहां पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एल, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। बट एक्ससी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ऐसा नहीं होता बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जैसे जैसे ओमेगा या फ्रीक्वेंसी बेटा बढ़ रही है आपके पास एक्सी की वैल्यू क्या करती है, ड्रॉप करती है। इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको करेक्ट कर लेना, इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इट इज 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब अगर आप एलसीआर सर्किट की बात करो तो ये आपका एक कर्व रहता है जिसमें हम बेटा जी इंपेडेंस को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं एक ऐसा पॉइंट आता है इस कर्व में जहां पे आपका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, तो वो सर्किट में है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। जो टोटल इंपेडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। ये किस फ्रीक्वेंसी के अबाउट होता है बेटा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी पे बेटा आपका कैपेसिटर डोमिनेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका इंडक्टर डोमिनेट करता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर वेरिएशन ऑफ आई विथ फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आप देख सकते हो यहां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका बेटा करंट मैक्सिमम जाता है। जितना ज्यादा शार्प कर्व होगा, जितना ज्यादा हाई पीक वाला कर्व होगा, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजोनेंस बढ़िया होगा। ठीक है, यहां पे फुल बैंडविड्थ आपका 2 डेल्टा एफ के बराबर आता है। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है बेटा इस कर्व में जहां पे मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2
करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 वैल्यू जब हो जाती है तो बेटा वहां से कर्व की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है। एंड ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बेसिकली F1 एंड F2 आपको क्या देती हैं, एक बैंड विड्थ की लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी देती हैं, यानी कि ये लिमिट्स देती हैं। F1 से लेकर F2 तक बेटा आपके पास क्या रहता है, फुल बैंड विड्थ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखो, वेरिएशन ऑफ चार्ज व्हेन द कैपेसिटर और कंडेंसर इज चार्ज। ठीक है, यहां पे आप अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो बेटा आपके पास ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कांस्टेंट तक यानी कि आरसी तक इसको चार्ज कर लेते हो बेटा, उस टाइम पर आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0.63 टाइम्स ऑफ Q0 हो चुकी है। फिर सेकंड टाइम पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.865 Q0 हो चुकी है। इस तरीके से इंफिनिटी तक जाते जाते जब आपका टाइम कांस्टेंट इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है तो बेटा इट टेक्स इंफिनिटी टाइम टू चार्ज कंप्लीटली अ कैपेसिटर। ठीक है, ओके, क्यू की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी बेटा जी, Q0 जब मैक्सिमम चार्ज है उसमें आप देख सकते हो मीट सेट क्या है बेटा जी, ये इंफिनिटी है। ठीक है, मीट सेट क्या है, इंफिनिटी है। Q इज इक्वल्स टू Q0 1 माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय टॉ होता है। टॉ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा जी E क्रॉस B इज इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस एक अनसिमेट्रिकल यू शेप बनता है बेटा। यहां पे एक मिनिमम डेविएशन का केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है। यहां पर अगर आप लाइट की बात करते हो तो प्रिज्म में बेटा जब वो एंटर कर रही है तो वो बेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। I इज इक्वल्स टू E, अनसिमेट्रिकल यू शेप बनता है बेटा। जैसे जैसे आप I को बढ़ा रहे हो डेविएशन कम होता जाएगा, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। आप फिर अगर I को बढ़ाते चलोगे तो डेविएशन बेटा फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेवलेंथ बेटा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस अगर आप चेक करते हो तो इंटरफेरेंस कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा है, चाहे सेकंड मैक्सिमा है, चाहे थर्ड मैक्सिमम है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंगली बेटा इंटेंसिटीज जो रहती हैं वो सेम ही रहती है, मैक्सिमम वैल्यू उनकी सेम ही रहती है, दैट इज 4I0। अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, मैक्सिमम वैल्यू 4I0, मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंसेस। आई होप यू नो दिस थिंग। बट अगर डायफ्रैक्शन के केस में बात करें तो बेटा फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम एंड सो ऑन की इंटेंसिटी ड्रॉप होती जाती है लगातार, बिकॉज द पार्ट ऑफ द स्लिट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर मेकिंग द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज बेसिकली रिड्यूसिंग। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज ड्रॉपिंग। ठीक है, ये डिफरेंस भी है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आइंस्टाइन की इक्वेशन के साथ बहुत ज्यादा खेल के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पूछे हुए हैं। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखते हो तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बट आई रिपीट, आफ्टर अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही ये कहानी पॉसिबल होती है। ठीक है, अब यहां पर बेटा इस कर्व में अगर आप इस आइंस्टाइन जी की इक्वेशन के साथ खेलो, जिन्होंने बोला था दैट टोटल एनर्जी जो फोटोन लेकर आ रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस जितना रह गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो तो माइनस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय e इज बेसिकली व्हाट बेटा जी, दैट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आ जाता है आपका इंटरसेप्ट। अब फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करोगे तो बेटा जैसा फ्रीक्वेंसी का रिश्ता रहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, वैसा ही फ्रीक्वेंसी का रिश्ता रहता है ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, ये भी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही लीनियरली डिपेंड करते हैं। बस यहाँ पे आपके पास जो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है ये जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व है तो उसका स्लोप बेटा जी प्लैंक्स कांस्टेंट होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बेटा एक बात याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को धेले का फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी डिपेंडेंट रहता हूं। बट हां, एक लिमिट के बाद
एक लिमिट के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जब ऊपर की बात करें हम, तब बोलेंगे बेटा जी आपके पास करंट बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लिमिट पार नहीं होगी फिर काहे का करंट यार? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, कन्विंस ही नहीं होगा, तो वो बाहर नहीं निकलेगा तो करंट भी नहीं बनेगा ऑफ कोर्स यार। सो ये जो पूरी कहानी है वो कब होती है? एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, ठीक है। आई होप यू नो दिस थिंग। इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करोगे तो आप देख सकते हो बेटा इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पे प्लॉट कर रहे हो कर्व को, तो आप देखते हो कि आपके पास रिटार्डिंग पोटेंशियल्स आप जैसे जैसे देते जा रहे हो आपका करंट की वैल्यू कम होती जा रही है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर पोटेंशियल विच इज रेफर टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे करंट जीरो हो जाता है। आप चाहे इंटेंसिटी कितनी भी डिफरेंट करते रहो फर्क नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल तब तक सेम रहेगा जब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो इस कर्व में हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही ज्यादा सैचुरेशन करंट मिलेगा, बट सबके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा। वहीं पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट सैचुरेशन सेम मिल रहा है, बट उन सबके कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा आप देख सकते हो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट मिल रहे हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स इज डिफरेंट। देन वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी अगर आप प्लॉट करो, दो मेटल्स का केस है, मेटल ए एंड मेटल बी। बेटा जिसका मैं बोलूं कि कौन सा मेटल है इसमें से जो ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करवा रहा है, तो आप फट से बोलोगे मैम मेटल बी। बिल्कुल गलत बेटा, मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि इसमें ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन कन्विंस होकर बाहर आएगा, और यहां आपका कन्विंस होने के बाद जब वो बाहर आ जाएगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी स्टार्ट हो रहा है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। अगर इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो आप बोल सकते हो कि वर्क फंक्शन की वैल्यू यहां पे कम है। मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन इज कम, मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन इज ज्यादा। सो W2 इज लेस देन W1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डी ब्रॉय वेवलेंथ वर्सेस अंडर रूट ऑफ वी, यानी कि पोटेंशियल का अंडर रूट। तो आप देख सकते हो दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो जैसे जैसे अगर आप बोलो कि पोटेंशियल की वैल्यू आप बढ़ाते जाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप बढ़ाते जाते हो, लैम्डा की वैल्यू आपकी ड्रॉप होती चली जाती है। नेक्स्ट लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी को प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। दोनों में डिफरेंस देख लो, ये अंडर रूट ऑफ वी प्लॉट कर रहे हो, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी प्लॉट कर रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, ठीक है। देन एटम्स चैप्टर में बात करो तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ग्राफ था, देयर वर सम पॉइंट्स थ्योरी के, और जो उसके स्टूडेंट्स थे गीगरिन मैडिसन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स जो थे वो मैच करते थे। बेटा जब हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंगल्स की तो वहां पर आपको ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मिलते हैं, तो आप देख सकते हो जब एंगल्स छोटे हैं तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ज्यादा है, जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स का नंबर भी कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करो न्यूक्लियाई का बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। इसमें से यहां से 3-4 वैल्यूज, इधर से 3-4 वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यू आयरन के लिए होती है, ये प्लॉट करनी है। बेटा ये जितने भी स्मॉलर वाले न्यूक्लियाइज होते हैं जिनका मास नंबर कम होता है, ये कंबाइन करके मिडिल रीजन में आना चाहते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, और जितने बड़े वाले न्यूक्लियाइज होते हैं ये टूट कर मिडिल रीजन में आना चाहते हैं, बिकॉज मिडिल रीजन इज द मोस्ट स्टेबल रीजन, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको 2-4 वैल्यूज को याद रख लेना। अब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करें, सो देयर इज अ पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बेटा। अगर हम 0.8 फर्मी मीटर की ऊपर की कहानी की बात कर रहे हैं, अगर हमने आर डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से कम रखा हुआ है, उस टाइम पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। अगर 0.8 फर्मी मीटर से हमने इसको बढ़ा दिया तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जो पूछ लिया जाता है। फिर लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में आपके पास इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जब P इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल एंड N इज कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल, बेटा जी उस केस में अब जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हो करंट आपका बढ़ना नहीं शुरू होता, एक ऐसी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आती है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, है ना। मैं इसको हमेशा ऐसे याद कराती हूं, जब तक इसको ठुड्डा नहीं बजता ना बेटा, जब तक इसको एक लताड़ नहीं बजती, ये बढ़ना शुरू नहीं होता है। सो नी वोल्टेज इज बेसिकली दैट वोल्टेज जिसके बाद करंट
वोल्टेज की भी नहीं सुनता, यानी कि ये वो रीजन है जहां पे ओम्स लॉ भी फॉलो नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग के केस में, बेटा जैसे जैसे आप वोल्टेज को कम कर रहे हैं, आप वोल्टेज को कम नहीं करना बोलेंगे, आप रिवर्स बायसिंग रीजन में ऐसा बोलिए कि अगर आपका P साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल एंड N साइड इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल, देन वी विल बी सेइंग दैट रिवर्स बायसिंग का केस है। उस केस में जब पोटेंशियल बढ़ता है, नेगेटिव में बढ़ता है, तो बेटा आपके पास जो करंट की वैल्यू है ना, वो ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। फिर एक ऐसी वैल्यू आती है जब हम दो टाइप के ब्रेकडाउन को पढ़ते हैं, याद करो, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स बनते हैं और करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है। एंड अगर हमारा PN जंक्शन एक बार इस रीजन में चला गया तो यहां से वापस आना पॉसिबल नहीं है, ये परमानेंट डैमेज को रिजल्ट कर देगा। कौन सा वाला ब्रेकडाउन मैम, एवलांच वाला या जीनर वाला? तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन में से ज्यादा खतरनाक ब्रेकडाउन कौन सा है जिसमें PN जंक्शन हमारा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। आई विल बी लुकिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो बेटा जी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपको एक साइकिल में आधी बार ही वैल्यू मिलती है, अनदर हाफ साइकिल के लिए वैल्यू नहीं मिलती है, बिकॉज एक डायोड है वो एक ही साइकिल में एक बार ही फॉरवर्ड बायस होता है। रिवर्स बायस के केस में उसके अक्रॉस हमें आउटपुट नहीं मिलती है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी n ही रहेगी। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो एक साइकिल में हमें दो बार आउटपुट मिल रही है, तो यहां पे अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बेटा जी क्या हो जाती है, 2n हो जाती है। सो आई होप यू लव दिस वीडियो। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का PDF मैं प्रोवाइड करने वाली हूं बेटा जी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैं पिन करवा रही हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें फॉर द PDF ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, एज वेल एज आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें, दैट इज फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम। आई एम चेकिंग इट आउट। जितने बच्चे उसमें ज्वाइन करते जाएंगे, वंस आई विल गेट द डिजायर्ड नंबर यार कि हाँ अब इतना बच्चा जुड़ चुका है, अब मैं इसके बाद PDF पे PDF दूंगी, और जो कि बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है आपके पेपर में। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर वो रिसोर्स से जिससे मैम से कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, वो आप कर रहे हैं। सो दैट लिंक, क्लिक ऑन दैट, ज्वाइन मी देयर एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।